कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपके शरीर में वात रोग बढ़ रहा है, पाचन अच्छा नहीं है ना, आंखों में रोशनी में कमजोरी हो रही है, जल्दी बॉडी में एजिंग जल्दी हो रही है। उम्र तो बढ़ती है धीरे धीरे, हमने पता है ना, बाय डिफॉल्ट हर सेल की उम्र एजिंग होती है, नॉर्मल प्रोसेस है। पर इस कारण से यंगस्टर्स में जल्दी एजिंग हो रही है। इसमें एग्जांपल देता हूं, मेटाबॉलिक एज और बायोलॉजिकल एज और एक्चुअल एज। तो एक्चुअल एज मान लीजिए आपकी 45 वर्ष है, और मेटाबॉलिक एज आपकी हो सकती है 20 वर्ष। मेटाबॉलिक एज आपकी आयु 25 साल है, मेटाबॉलिक एज आपकी हो सकती है 55 वर्ष। हम दोनों ही प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं। जो योगी है उसकी मेटाबॉलिक एज उसने रोक रखी है। शरीर से आपकी नंबर तो कितना भी बढ़ जाए, आप 80 साल के भी हो जाएं, पर आप अंदर से 25 साल के रह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण है परम पूज्य गुरुदेव। कई सारे पीआरआई में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी की टीम ने स्टडीज करी। योग की ये पावर है कि फिजिकली तो उम्र जो भी हो, पर आपकी अंदर की उम्र, आपने मेटाबॉलिक एज, आपके शरीर की जो एजिंग प्रोसेस है, उसको हम रोक सकते हैं योग के द्वारा। तो दिस इज एक्चुअल। तो बिल्कुल नमन है हमारे श्रद्धेय गुरुदेव को, जिनके कारण हम इस विधा को समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो है आपने ये सब चीजें सीखी। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर 3-4 जो मुख्य होते हैं उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में क्या डिस्टर्ब हो रहा है जिसके कारण, अब मान लीजिए किसी को मोटापा है, तो उसके अंदर आप कॉमनली क्या चीज देखेंगे? एक्सरसाइज कम कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, लेबर कम कर रहा है, आलस ज्यादा है व्यक्ति में, खाने में टाइम टाइम पे खा रहे हैं। सुबह क्या खा रहे हैं? सुबह उठते से ही सीधा चाय पी। गलत लाइफस्टाइल में बता रहा हूँ, पहले उसको करेक्ट करके भी बताएंगे। सुबह उठ के लेट उठे सबसे पहले। अब हम योग करने वाले हम लोग कितने बजे उठते हैं? 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, मैक्सिमम 5, 5:30 बजे, ये मैक्सिमम है ना। और जो रोगी है उसकी लाइफस्टाइल 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30, 9। शहरों में आप देखेंगे सुबह ही 10 बजे होती है। बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ की जितनी बड़े शहर में उनकी लाइफस्टाइल उतनी ही ज्यादा इरेगुलर है, उतनी इरेगुलर लाइफस्टाइल है। रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक काम करते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं। सवेरे का सूरज कभी जीवन में देखा ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं आजकल, आप जाएंगे ना सिटी में आपको पता लगेगा सुबह क्या होती है हमने तो पता ही नहीं है ना। हमने तो सिर्फ शाम भी ऑफिस में रहते हैं, तो शाम भी कभी नहीं देखी, सनराइज सनसेट तो देखा ही नहीं। ये कॉमनली होता जा रहा है आजकल समाज में, है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे लाइफस्टाइल रॉन्ग। अब जैसे सुबह नाश्ते में उन्होंने चाय खाली पेट चाय पी ली, ना जल पिया ना कुछ पिया, सिर्फ कड़क कड़क सुबह सुबह चाय या कॉफी, जो कि अगर खाली पेट ली जाए तो पॉइजन से कम नहीं है, जहर से कम नहीं है शरीर पे लंबे समय में, कुछ वर्षों में। इसके बाद भर पेट नाश्ता कर लेते हैं सुबह सुबह, कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ एक्टिविटी नहीं करी, और क्या किया? पराठे, छोले भटूरे, कुलचे और समोसे, कचौड़ी। कॉमन नाश्ता ये हो गया है, फास्ट फूड, कचौड़ी। और ये भी क्या है, 10-20 रुपए की मिल जाती है, व्यक्ति बनाने की मेहनत नहीं, समझता है ठीक है पेट ही तो भरना है, भूख लग रही है, सुबह सुबह भूख लगती है, जाके वो बाहर का ये खा लेते हैं। कुछ भी मतलब हैवी चीजें जो शरीर के लिए मोस्ट आइडियल है नहीं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता फल का क्या इंपॉर्टेंस है, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, स्प्राउट्स क्या होता है, सलाद क्या होता है, सब्जियों का रस क्या होता है। उनसे तो ये बहुत दूर रहते हैं। अन्न, वो भी ब्रेड पकोड़े सुबह सुबह, छोले भटूरे, पूड़ी, आलू की सब्जी सुबह, आइडियल नहीं है। और वो एक दिन की बात नहीं कर रहा है, एक दिन आप लोग भी खा ले, हम भी खा ले, त्योहार है, अष्टमी है, नवमी जो भी है, वो तो एक सिंगल टाइम है। पर रेगुलर लाइफस्टाइल आप देखें कई लोगों की इस तरह से बिगड़ी हुई है। और फिर उसके बाद साथ में पी लेंगे दूध या चाय, वापस से नाश्ते के साथ फिर से अगेन विरुद्ध आहार। आयुर्वेद में हम ये चीज आप सब चीज एग्जैक्टली आप वेलनेस में सीखते हैं एक एक दिन रहते हुए। विरुद्ध आहार, किसी 2 फलों को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति दूसरी हो, और फल के साथ दूध या चाय, वो तो 100% प्रोहिबिटेड है, क्योंकि लंबे समय में यही
कॉज होते हैं चमड़ी की बीमारी, जैसे विटिलिगो है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम्स, कफज रोग, वात पित्तज रोग, ये इरेगुलर खाना, जिसकी समझ लोगों को नहीं है, आपको होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप योगाचार्य हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर ऑफिस जाएंगे 10-11 बजे, फिर चाय कॉफी, जो भी व्यक्ति आ रहा है मिलने वाला उसके साथ चाय कॉफी, थोड़ा नाश्ता, नमकीन, भुजिया, फ्राइड आइटम अगेन, फिर 1-2 बज जाएंगे, फिर खाने का मन करेगा, फिर से हैवी फूड, ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल खाएं, ठीक है, पर हैवी, उसमें भी फास्ट फूड बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। आप देखें गांव गांव में, हम लोग इधर गांव से आते हैं, गांव गांव में बच्चे यूथ क्रेजी हो रहे हैं। पहाड़ों में अभी हमारे पास आते हैं कई सारे हमारे स्वास्थ्य साधक, पहाड़ों से आते हैं। पहाड़ों में तो पहले फास्ट फूड पता भी नहीं था। आजकल जो हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनको डायबिटीज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, लीवर की प्रॉब्लम, वो बता रहे हैं सर पहाड़ों में तो, हमारे कॉलेज में तो सब बच्चे क्या कर रहे हैं, शाम होते ही वो जाते हैं बाहर और दिन में भी फास्ट फूड खाते हैं। ऑनलाइन स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता और इतने सारे, मतलब जिसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कैलोरीज हैं पर न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, वो सब हेल्दी फैट्स वो बिल्कुल भी नहीं है, वही चीज लोड करे जा रहे हैं। सो नाउ जनरेशन इज ओवर कैलोरीफाइड। हम लोग शरीर को तो ये तो दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फैट, पर हार्मफुल दे रहे हैं। मतलब ग्लूकोज तो आपको चाहिए 2-2.5 हजार कैलोरीज एक दिन में, हम हर व्यक्ति को चाहिए जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। 2 घंटे योग कर रहे हैं या 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी, 8 घंटे अपना जो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और अपनी नॉर्मल एक रूटीन, तो 2 से 2.5 हजार कैलोरीज चाहिए हमें। पर बाय डिफॉल्ट ये अगर गलत लाइफस्टाइल, इसके द्वारा कितनी दे रहे हैं लोग, 3,000, 4,000, 5,000 कैलोरीज, पर उसमें न्यूट्रिशन कितना है। न्यूट्रिशन मेन चाहिए रहता है हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी चाहिए हमें, हेल्दी फैट जैसे घी में मिल रहे हैं, अपने वर्जिन कोकोनट ऑयल में, अपने सरसों के तेल में, तिल के तेल में हेल्दी फैट भी चाहिए, गाय के दूध में, दही में हेल्दी फैट मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में, ज्यादा नहीं। और प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन वो भी हमें चाहिए, उसी से शरीर का मांस बन रहा है, मांसपेशियां बन रही है, शरीर के सेल्स काम कर रहे हैं, वो अपना मेटाबॉलिज्म कर पा रहे हैं एमिनो एसिड से, है ना। ये तीनों चाहिए। इसके साथ मेनली इंपॉर्टेंट चाहिए विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन ए बी सी डी ई के, B1 से B12, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। मिनरल्स में अपने आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मेटल्स, नॉन मेटल, लोहा भी चाहिए हमें, किसमें मिलता है, अनार में मिल रहा है, केले में मिल रहा है आयरन, पालक में मिल रहा है, अपना जो हम हीम जूस बना रहे हैं उसमें सब चीजों में मिल रहा है, पालक, बथुआ, गाजर, चुकंदर, अनार, बीट ग्रास, इन सब में क्या है, अपना आयरन रिच है, वो भी चाहिए शरीर को। तो लोग जो है न्यूट्रिशन से डिवाइड होते जा रहे हैं क्योंकि सब्जियां, फल, ये सब खाने में कमी हो रही है और ओवर कैलोरीफाइड होते जा रहे हैं, जिससे वजन बढ़ रहा है, हार्ट में ब्लॉकेजेस बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, शरीर में वात इम्बैलेंस हो रहा है, पाचन डिस्टर्ब हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ रहे हैं, शरीर में स्किन पे अपने पैचेस बन रहे हैं, खुजली हो रही है, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, आप देखें। ठीक, तो इसको आप लोगों को समझना जरूरी है। लंच में भी बाहर का खाया, गड़बड़ खाया, छाछ दही नहीं लिया, जब मौसम है जब छाछ दही लेना जरूरी है, लैक्टोबैसिलस, हेल्दी गट बैक्टीरिया, कैल्शियम, छाछ में, बटर मिल्क में हमें सब चीज नेचुरली मिल रहा है, जिसको सूट होती है, जिसको आपकी शरीर की प्रवृत्ति उस हिसाब से जिस सीजन में लेना है, जैसे अभी शरद ऋतु आएगी उसमें दही लेना चाहिए, ताजा दही, जब धूप है दोपहर में ले सकते हैं, वो पाचन को अच्छा करेगी, पर वो सब चीजें नहीं ले रहे। दाल मखनी क्या ले रहे, एक्सेसिव ऑयली फैटी दाल, और पूरा पका हुआ, पूरा एक्सेसिव पका हुआ, एक्सेसिव फ्राइड आइटम में होता क्या है, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स लगभग खत्म हो जाते हैं। खाने को जितना ज्यादा पकाएंगे, प्रेशर कुक करेंगे, तो उसमें उतने उसकी जो न्यूट्रिफिक वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखो। और बाहर कैसे पकता है, मान लीजिए आपने कोई समोसे कचौड़ी की दुकान पे गए, आपने देखा है एक बार तेल सुबह लेते हैं वो
शाम तक उसी तेल में कचौरियां तलती रहती हैं और कई बार वो फेंकते नहीं, अगले दिन भी उसी में तल देते हैं। आप सोचें एक ऑयल जो कितनी बार यूज हुआ है, उसमें कितना कार्बन पार्टिकल, कितना हार्मफुल सब्सटेंस होगा जो इतनी बार पक के वो फ्राई करके कचौरी दे रहे हैं। न्यूट्रिशन तो जीरो है उसमें, पर कैलोरीज कितना, कितना हार्मफुल फैट, कितना कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट में ब्लॉकेज करे। तो इसी चीज पे लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आप इस चीज को देखें, हम लोग मतलब हम और हमारे समाज के लोग। और शाम को फिर शाम को लगती है भूख सबको, 5-6 बजे यंगस्टर्स को खासकर, और इवन 40-50 साल और बच्चों कितना बाहर का खाते हैं। शाम को जाते से बाहर पानी पूरी और हर चीज, चाय कॉफी और इतनी ग्रेवी वाली चीजें, सब चीज। और रात को फिर डिनर भी चाहिए, डिनर भी हैवी, फिर उसके बाद रात को लेते हैं दूध। आप सोचें अगर इस तरह से कोई व्यक्ति ले रहा है सिर्फ खाने के लिए जो जी रहा है, आप सोचें वो हर टाइम, और इन सब में क्या चाहिए उनको? स्वाद, जीवान से स्वाद चाहिए मन को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, है ना। शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी थी पूज्य गुरुदेव हर बार बताते, एक्चुअल में साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हुआ है, हमें अन्न जो है अपने दोनों हाथ, हर व्यक्ति के जो दोनों हाथ है, इसको एक बार आपने सिंगल लेयर में फुलफिल कर दिया, इससे ज्यादा अन्न किसी जो आइडियल बॉडी वेट में कमजोर नहीं है उसको नहीं चाहिए एक दिन में, 24 घंटे की साइकिल में। आइडियली जो कहावत है जो है वो बहुत ऑप्टिमल है, एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी। ये होता ही होता है। अन्न जो 3 बार खा रहा है, एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, एक्सेसिव कैलोरीज, तीनों टाइम हमें रोटी चाहिए। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप सोचिए उनकी और हमारी लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है। उनकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी 100% है, तो जितना वो खा रहे हैं ना, गांव में मैंने देखा है, मैं खुद भी कई बार, हम लोग गांव में ही रहे बचपन में, तो सुबह सुबह माताएं और अपने भ्राता लोग सुबह सुबह जाते हैं, 5 या 10 रोटी खा के जाते हैं, और कई बार सूखी रोटी या कई बार थोड़ा घी लगा के सर्दी वगैरह में, और रोटी सब्जी या रोटी चावल, दाल चावल जो भी खा के सुबह जाते हैं, और शाम को आते हैं 5-6 बजे वो खाना खा लेते हैं। वो भी 5-10 रोटी खाते हैं, पर उनके शरीर में 1 इंच भी फैट की, वसा की डिपोजिशन नहीं होता, क्योंकि जितने कार्बोहाइड्रेट लिया उन्होंने, 4000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट लिया, 10 रोटी 2 रोटी सुबह 10 शाम को, और वो पूरा यूटिलाइज कर लिया मेहनत के द्वारा खेत में, है ना। दिन में खेत में चलते फिरते सलाद खा ली, खीरा खा लिया, टमाटर खा ली, गाजर खा ली, एक आधा नाशपाती खा लिया, केला खा लिया, जो मिल रहा है फल, तो इसमें विटामिन मिनरल्स भी मिल गए और उनकी एनर्जी के साथ सारा काम कर लिया। कोई शरीर में दिक्कत, ब्लॉकेज नहीं हो रहा क्योंकि एक्टिविटी है। पर हमारी लाइफस्टाइल में आजकल एक्टिविटी लेवल लगभग ना के बराबर हो गया है। पुश करना पड़ता है एक्टिविटी के लिए, सुबह उठो, योग करो, पूज्य स्वामी जी को आप सुबह 5 बजे आस्था पे चलाएं, ये एक मोटिवेशन है। नहीं तो लोग उठते ही नहीं है आजकल, और उसी के कारण सारी बीमारियां होती है। तो हमने इस दृश्य से समझा कि डाइट एंड लाइफस्टाइल, इन्हीं चीजों से जो है लगभग सारी बीमारियां जो आजकल है। और मैं एग्जांपल देते जाता हूं ऊपर से नीचे तक, जैसे हेडेक, माइग्रेन, पित्त रोग, वात रोग है, और मेनली आपने कुंजल नहीं किया, स्टमक को क्लीन नहीं किया, गैस है, एसिडिटी है, पेट में कब्जी है, हेडेक। ऐसे ब्रेन का डिजनरेशन, जैसे अर्ली अल्जाइमर्स, याददाश्त कम होना जल्दी उम्र में, 35 से 50 साल में लोगों की याददाश्त कम होने लग गई है। आंखों की रोशनी कम होना, अर्ली डिजनरेशन, इसका भी कॉज है लाइफस्टाइल। ऐसे फिर आंखों की रोशनी, धुंधलापन आना, नंबर चश्मे का बढ़ना, है ना, आंखों में आंसू आना, कंप्यूटर और मोबाइल आई सिंड्रोम जिसको बोलते हैं आजकल, क्योंकि लगभग ये सबसे बड़ा आजकल, आज के जमाने में सबसे बड़ा बीमारी के कारण ये है, जो 20 साल पहले नहीं था। हर व्यक्ति के, बच्चों से लेके बड़ों तक, हर एक को लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम हो रही है वो इस फोन के कारण हो रही है। तो इसमें क्या, दिन भर स्क्रीन में कुछ काम नहीं है तो भी वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं, अन्य से खाली बैठे हैं तो क्या करता है हर व्यक्ति, हम बताते हैं प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, मोबाइल।
24 घंटे बिना मतलब के भी लगभग हम 80% बिना मतलब के फोन चलाते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट, टाइम पास करने के लिए। और ये आंखों पे बिल्कुल पास से गर्दन झुका के सर्वाइकल भी होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, धुंधलापन होगा, आंखों में ड्राइनेस आएगी, आंखों में जलन मचेगी। अगर हम इसका ये फिर टीवी फिर कंप्यूटर तीनों स्क्रीन फिर टैबलेट चारों स्क्रीन 5-5 स्क्रीन और उसके अलावा दूसरा इसके साथ एक डब्बी और रखते हैं सब इधर इधर लगा के, ईयरपॉड्स, वो बहरा भी कर रहा है। यंग एज में जो बहरापन बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ ईयरपॉड्स, ब्लूटूथ और वायरलेस। तार वाले का इतना नुकसान नहीं है, तार लगा के आप सुने 1-2 घंटे, पर 8-8 घंटे लोग ईयरपॉड और इतने बड़े बड़े कान में हाई नॉइज में 3D साउंड में सुनते हैं। तो धीरे 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 नॉर्मल जो सुनने की क्षमता है वो भी कम होती जाती है। ये सब हमने इनसे सीखा, जो हमारे आस्था वाले बंधु हैं और एडिटिंग टीम है। इन लोगों को तो 8 घंटे ड्यूटी ही रहती है कि इनको दिन भर एडिटिंग करना है, वीडियो फोटो पूज्य गुरुदेव के आचार्य श्री के, तो उसमें उनको 8 घंटे एक एक शब्द सुनना पड़ता है, उसका एडिटिंग करना पड़ता है। तो इन लोगों की भी हियरिंग धीरे धीरे अफेक्ट होती है। इसलिए जब ये लोग योग करते हैं तभी इसको फाइट कर पाते हैं कि हमारे कान की वॉल्यूम कम ना हो। ठीक है, तो कान के रोग, अब इसके साथ साथ इसकी चिकित्सा भी साथ साथ बताता जाता हूँ वेलनेस की, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहे। तो सिर के रोगों के लिए अपनी रहती है, जैसे शिरोधारा, शिरोपिच्चू, शिरोबस्ती। शिरोधारा सर पे हम धारा देते हैं, और वो भी वात पित्त कफ के अनुसार सीजन के अनुसार चेंज होती है। आपके कोई हाइपरटेंशन व्यक्ति है जो गर्मी में आया तो उसको हम तेल की शिरोधारा नहीं कराएंगे, उसको तक्र धारा कराई जाती है। गौ दुग्ध के दही से छाछ जो निकलती है तक्र, उससे धारा कराते हैं। उसमें अपनी सारी मेडिसिन रहती है, मुलेठी रहती है, अलग अलग जो अपनी त्रिफला चूर्ण रहता है वो, उससे उसके सिर पे आधे से 1 घंटे धारा दी जाती है। बहुत सूदिंग ट्रीटमेंट है। बीपी जिसका बढ़ा हुआ है उसका भी इमीडिएट कम होता है शिरोधारा। वैसे ही हम तेलों से कराते हैं, लगभग अपने पतंजलि वैल्यू में 5 से 10 तेल हैं जिसकी शिरोधारा कराई जाती है मात्र। ये भी बीमारी के अनुसार, बच्चा है, एज के अनुसार, व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार चेंज होता है, जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग। तो किसी को पार्किंसंस है, 60 वर्ष के कोई हमारे हैं व्यक्ति, उनको पार्किंसन से सपोज, तो उसको फिर शीर बला तेल या बादाम रोगन तेल, उससे शिरोधारा करेंगे, शिरोपिच्चू करेंगे, शिरोबस्ती करेंगे। मैं आपको एक थेरेपी बता रहा हूँ। ऐसे ही सिर पे हम लीच थेरेपी भी कराते हैं। जिसको बिल्कुल नींद नहीं आती, ऐसे पेशेंट आते हैं, साहब हमें तो 2 साल से ढंग से नींद ही नहीं आई, गहरी नींद, दिमाग चलता ही रहता है, शांत ही नहीं होता है। सिर्फ लीच थेरेपी कराई, जौंक चिकित्सा, और इतनी गहरी नींद आती है। शिरोधारा लीच थेरेपी कराए तो मतलब 8 घंटे एकदम नॉन स्टॉप डीपेस्ट स्लीप, जो आजकल होना जनरली कम होता जा रहा है। क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो रही है आजकल हमारी। उसका एक रीजन मोबाइल तो है ही सही, और स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना वो भी बड़ा कॉज है। एक्सेसिव थॉट्स को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम उसको सिंक्रोनाइज सिस्टमेटाइज नहीं कर पा रहे, वो चीज आप वेलनेस में सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे हो गए आंखों के रोग। अब आंखों के लिए हम क्या क्या कराते हैं? अक्षितर्पण, जिसकी आंखों में कमजोरी है, ड्राई आई है, अक्षितर्पण होता है। आंखों में आटे की वो बस्ती लगा के उसमें फिर हल्का गुनगुना महात्रिफलाग्रित, उसमें आंखें आप खोलते हैं बंद करते हैं। इससे चश्मे का नंबर भी कम होता है। जो नॉर्मल मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या एस्टिग्मेटिज्म है, सिलेंड्रिकल ग्लासेस है, इसमें चश्मे का नंबर भी इंप्रूव होता है और विजन अच्छा होता है। ड्राइनेस कम होती है आंखों में, आंखों की रोशनी मजबूत होती है, आप दूर से छोटा वर्ड अच्छे से क्लियर पढ़ पाते हैं, और आंखों में थकान कमजोरी भी नहीं होती है। ठीक है, और जो ड्राई आई, रेड आई होती है, उसका पित्त से भी संबंध होता है। जिसकी पित्त प्रकृति होती है, शरीर में बहुत गर्माहट है, उसको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अक्षितर्पण हम सौम्या से भी कराते हैं। जिसकी पित्त प्रकृति है उसको सौम्या, जो अपनी आई ड्रॉप है, गुलाब जल है, उसमें सारी सूदिंग चीजें हैं, सौम्या आई ड्रॉप से अक्षितर्पण। ठीक है, तो और भी हमारे काफी सारे घृत होते हैं, अकॉर्डिंगली हम देते हैं। किसी को आंख में ऑप्टिक नर्व एट्रोपी है, उसका भी इलाज होता है। तो बहुत सारी थेरेपी आंखों के लिए। और क्या क्या देते हैं आप लोग योगाचार्य? क्या है बेस्ट? त्राटक,
त्राटक वन ऑफ द षटकर्म है। कैसे कैसे? सूर्य त्राटक, पूज्य गुरुदेव सुबह योग ग्राम में अपने वेलनेस में जब बाहर कराते हैं तो सूर्य त्राटक, छोटी सी प्रक्रिया है पर वंडरफुल फॉर द आंखों के साथ साथ मन के लिए भी, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। आप सब भी करा सकते हैं। सुबह जैसे सूर्य है, सूर्य को उगता हुआ जो सूरज है, ठंडा, बहुत गर्म नहीं, एकदम सूदिंग, तो उस पे आपने जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, साथ साथ सूर्य को फोकस करके डीप फोकस किया और आंखों पूरा एक ही विजन रहा, एक डॉट की तरह, जो पीला सा सूरज है, ऑरेंजिश सा, वो आप देखते रहे जब तक आंखें आपकी थक ना जाए और आंखों से आंसू ना निकल जाए। फिर उसके बीच बीच में हम करेंगे पामिंग, पामिंग करके हम उसको आंख को थोड़ा सा आसपास के इसको गर्माहट देंगे, मसल्स को रिलैक्स करते आंख। और वैसे भी करना चाहिए, जैसे आप ऑफिस में फोन देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर आधे पौन घंटे में हल्का सा दोनों हाथ को रगड़ के अच्छे से, थोड़ा गर्म हो ऐसे कप बना करके आंखों के आसपास, दबाना नहीं है आंख को, आंखों के आसपास रखेंगे ऐसे, तो इससे आपकी आंखें रिलैक्स होंगी। और आंखों को टाइमली रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। त्राटक हो गया। और इसके बाद होता है ज्योतिर्त्राटक, जो सबको हम एडवाइस करते हैं जिसकी मानसिक प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, और बच्चों के लिए तो बहुत अमृत समान है एक प्रक्रिया अपनी, जो षटकर्म है। ज्योतिर्त्राटक, एक दिया लिया, अपन वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी में भी। अपने आंख की सीध में होना चाहिए दिए की जो लौ है, स्टैंड पे रखा होना चाहिए। और वो स्टैंड आप लकड़ी का भी बना सकते हैं जमीन से, इससे आजकल फोल्डेबल स्टैंड आते हैं, पोर्टेबल, खोल करके उसको अपनी आंख के हिसाब से रख ले और उसके पीछे आप बैठे योग मैट पे। और पहले आपने आई एक्सरसाइज कर ली, वो बहुत जरूरी है करनी, सुबह शाम, ऊपर नीचे, गर्दन को बिना हिलाए, ऊपर नीचे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, फिर क्रॉस, लेफ्ट अप, राइट अप और लेफ्ट डाउन, ऐसे क्रॉसवर्ड। फिर उसके बाद घुमाना आंखों को, ऊपर इधर, नीचे साइड, ऊपर, राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट। अपोजिट साइड में घुमाना, ऊपर दाएं, लेफ्ट डाउन राइट, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये वाला जो मूवमेंट, ये आंखों के एंगल को, लेंस को मजबूत करता है। इसको आपने अंगूठे की टिप को देखा, धीरे धीरे घुमा के छोटे छोटे सर्कल में नाक के पास ले आए, दोनों आंखें आपकी उस पे स्थिर है। फिर धीरे 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 इसको भी आपने अपनी आंखों से दूर ले जाके फोकस किया, तो इससे अपनी आई बॉल्स की एक्सरसाइज हो रही है, आंखों की मसल्स मजबूत हो रही हैं। ठीक है, तो ये 6-8 एक्सरसाइजेस हैं जो आंखों को बहुत मजबूत करती है। इसके बाद अंधेरा कमरा कर दिया, दिया लगाने के बाद फिर त्राटक किया जाता है। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर त्राटक, ज्योतिर्त्राटक। तो घी का दिया है, लौ लगी है, फिर अंधेरा कमरा है पूरा, आपने ध्यान से पहले उसकी परछाई को देखना है, फिर दीपक को देखना है, उसकी लौ को, फिर उसकी ज्योति को, फिर ज्योति के बीच में जहां पे थोड़ा डार्क ऑरेंज पार्ट है, और सेकेंड राउंड में उसको डीपली फोकस करना है। बीच बीच में आंखें थक जाए तो पामिंग कर ले, फिर उसको फोकस करना है, फिर इतना फोकस करना है कि आंखों से अश्रु, अपने आंसू बह जाए, पूरी आंखें स्ट्रेन हो जाए, मन इतना हल्का हो जाता है इस क्रिया के बाद ना। हमारे जो निरामय योगग्राम वेलनेस में है, हम लोग कराते हैं, बिल्कुल माइंड के अंदर जो विचार है, विचार शून्य अवस्था, योग का अपना एक उद्देश्य ये भी है, विचार शून्य अवस्था, मेडिटेशन का एक, जो विचार ही ना रहे, शून्य अवस्था, वो इससे अचीव होता है। तो लास्ट में आप आंखें बंद करके इस जो दीपक की लौ है, इस सूर्य के बराबर आपको दिखेगी, इसको अंतर त्राटक, अपने दोनों आंखों के मध्य, अपने मन में अंधेरे उसमें स्पेस में, वो बीच में लौ देखना है, वो धीरे धीरे करके वो लौ दूर जाके अंधकार में गायब हो जाती है और आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है। हठ योग प्रदीपिका में इसको बहुत डिटेल में एक एक चीज बताई है, इसके श्लोका है, आप लोग इसको पढ़ के सीख सकते हैं। और उसके बाद कराया जाता है योग निद्रा विश्राम, है ना। तो ये आंखों के लिए बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज है, और आंख और मन कनेक्टेड है, ईएनटी, आईज और माइंड, ब्रेन कनेक्टेड है हमारा। ओके, फिर ईयर का कर्ण पूरण, कर्ण धूपन, ईयर ग्रिट अपनी ड्रॉप से पतंजलि की, है ना, जब भी 2-5 दिन 7 दिन में आप 1-2 बार उसको डाल सकते हैं दोनों कानों में,
सूखापन है, ड्राइनेस है, दिन भर अपन पॉल्यूशन में रह रहे हैं, दिन भर वो गंदगी आंखों में वैक्स के ऊपर चिपकती जा रही है। तो बहुत ज्यादा कान में आप रोज वो ये यूज करेंगे ना, कुछ डालेंगे, उससे खराब होता है, वो वैक्स को हम अंदर पुश कर रहे हैं। तो ज्यादा कान में चीजें नहीं डालनी चाहिए, नीडल डाल दी, वो अपने पेन की रिफिल डाल दी, कान में ज्यादा नहीं डालना चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो नुकसान करता है पर्दे को। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये चीज। तो कानों के लिए गर्म ठंडा सेक हम करते हैं, कान में हम उसमें थोड़ा सा स्टीम दे के और उसमें आपका सेक करके फिर हम ईयर ग्रिड ड्रॉप से कर्ण पूरण करते हैं, उसमें कॉटन डाल के उसको थोड़ी देर पैक कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कानों के लिए। कान नाक गले जिसको बार बार प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज, उसको बचाने के लिए भी अच्छा है, और जिसको है फिर उसको भी उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाक के लिए, और नाक आंख और ब्रेन के लिए एक और जो मुख्य है पंचकर्म में आयुर्वेद में, वो है नस्य चिकित्सा। नस्य, इट्स एन वंडरफुल थेरेपी, और आप सब रोज कर भी सकते हैं। कैसे? चेहरे की आपने रात में सोने से पहले आइडियली नस्य एक बार कर सकते हैं, और जब जिसको सर्दी खांसी जुकाम गला खराब ये शिकायत रहती है उसको तो ये करना ही चाहिए। और जिसको चेहरे पे बहुत ज्यादा झाइयां और कालापन और स्किन डलनेस है ना, ये सब है, उसके लिए भी अच्छा है नस्य। ग्लोइंग फेस के लिए भी अच्छा है, अपनी एजिंग को रिवर्स करने के लिए भी नस्य बहुत अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी में कर रहा है, पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है नस्य प्रक्रिया। तो इसमें आपने बादाम रोगन तेल लिया दोनों हाथों में, या फिर नारियल तेल सरसों तेल किसी से भी कर सकते हैं, बादाम रोगन और सरसों हम ज्यादातर यूज में लेते हैं। पूरे चेहरे की अच्छे से मालिश करी, गोल गोल अच्छे से ऐसे करके दोनों हाथों से थोड़ा सा तेल लेके अच्छे से मालिश करी जब तक पूरा तेल ना अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने फेशियल स्टीमर जो होता है, स्टीमर में थोड़ा सा आपने स्टीम ले ली अपनी दिव्य धारा डाल के, पतंजलि दिव्य धारा ड्रॉप्स 4 बूंद डाल दिए अच्छे से, नाक से भी ले ली थोड़ी, मुंह से भी ले ले, ये अपनी स्टीम ले ली। अब इसके बाद जो है अब डालनी है अपनी ड्रॉप्स। तो पतंजलि की अपनी 4-5 आती है, मेन तो अपनी आती है कॉमन अणु शतबिंदु, जो कोरोना किट में भी आप लोगों के पास थी, अणु तेल है ना, सबसे अच्छा है वो, उसमें तिल तेल बेस रहता है। इसके बाद जिसको बहुत ज्यादा नाक बंद जाम सिर दर्द की शिकायत है, ज्योतिषमती सबसे पावरफुल है, ज्योतिषमती तेल नस्य के लिए है ना। इसके बाद अपन नॉर्मल किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, बच्चे हैं छोटे 10-15 साल के 8 साल के, तो सरसों का तेल भी अच्छा है अपना। कोल्ड प्रेस जो पतंजलि का अपना सरसों का तेल आता है नेचुरल, वो बहुत अच्छा है। तो 2-2 बूंद आपने इसको नाक में तेल के डाल दिए, 2-2 से 4-4 बूंद। कभी ज्यादा सर्दी वर्दी है तो 4-6 बूंद डाल सकते हैं एक नाक के छेद में। उसको थोड़ा सा फिर डाल के थोड़ा सा खींच लो,